आपका भी सीयूटी फिजिक्स का एग्जाम में भी बाकी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैंने लेटेस्ट 2026 में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन और लास्ट 4 ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन का मिक्स कंपाइलेशन लेकर आया हूं। देखिए, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित इस पीवाईक्यू पीडीएफ को तैयार करने में काफी मेहनत और काफी समय लगा है, तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना है। और जैसे ही 5 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट होता है, वैसे ही आपको ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर हम आपके साथ हैं, आप हमें टॉप कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। तो उन्हीं कमेंट से और उन्हीं आपके सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं हर वीडियो को नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करता हूं। अब आप देख भी रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में विद टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। इतनी मेहनत केवल और केवल आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल है, और मुझे कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि हर एक विद्यार्थी यदि एक एक सब्सक्राइब कंप्लीट कराएगा, फिर भी हम 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 165 सब्सक्राइबर ही बाकी है, और वो यदि आप कंप्लीट करना चाहोगे तो तुरंत के तुरंत कंप्लीट करवा दोगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम टॉप कंटेंट को बिल्कुल चुटकियों में उड़ाने वाले हैं, और ये जो टॉप क्वेश्चन लिए हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत सारी कंसेप्ट भी क्लियर करवाने वाला हूं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक यदि आपने वीडियो को देख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारा सिलेबस आपको कवर होने वाला है। और आपने यदि पूरा सपोर्ट किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। देखिए, जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो फ्री में मिलने वाले इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और ट्रिक्स को मिस कर देंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और पीवाईक्यू क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट कर दीजिए अपने भाई के साथ। एक एक क्वेश्चन को इतनी बारीकी से और गजब तरीके से समझाने वाला हूं कि पूरे यूट्यूब पर यूनिक कंटेंट मिलने वाला है आपको। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए सत्य है? तो पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए सत्य कथन पूछा है, तो मैं तो आपको पी प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। यदि कोई भी आपके कंसेप्ट आया है तो उससे संबंधित टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार बनते हैं। तो देखिए, 14वें समूह में होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक। जैसे ही 14वें समूह में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, पंच संयोजी अशुद्धि का मतलब है 15वें समूह की कोई भी अशुद्धि मिलाई जाती है। 15वें समूह की अशुद्धि यानी कि 15वें समूह में कौन कौन से आते हैं? तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी विस्मित। ये जब भी तत्व मिलाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो आपको एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। एन प्रकार का अर्धचालक आपको प्राप्त होता है। क्लियर है? एन प्रकार के अर्धचालकों में, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो बहुसंख्यक आवेश वाहक एन प्रकार के अर्धचालकों में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो एन प्रकार के अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? होल्स। क्लियर हुआ? यदि आपके एन प्रकार का अर्धचालक आएगा तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को फोड़ दोगे। अब देखिए, जैसे ही 14वें समूह के तत्व जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन अर्धचालकों में कोई भी जैसे 13वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है। 13वें समूह यानी कि कौन कौन से हो जाएंगे? बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला। तो जैसे ही ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम ये मिलाए जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो आपको प्राप्त होता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो आपको प्राप्त होता है पी प्रकार का अर्धचालक। और ध्यान रखना, पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स। पी यानी कि पोल यानी कि होल, ऐसे याद रख लो। बिल्कुल आपका भाई एकदम आसानी से याद करवाएगा, आपको गारंटी के साथ कह सकता है। पी का मतलब पी यानी कि पोल यानी कि होल, यानी कि पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं, इसका मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है?
तो पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है सिलिकॉन या जर्मेनियम में नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनमें से कोई भी तत्व मिलाया जाता है तो आपको कैसा अर्धचालक प्राप्त होगा, तुरंत के तुरंत ठोक देना क्वेश्चन को, एन प्रकार का अर्धचालक। इसी प्रकार कई बार पूछ लेता है यदि आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी का मतलब है 13वें समूह की अशुद्धि, और पूछ ले एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम ये मिलाया जाता है तो कैसा अर्धचालक प्राप्त होता है, तब आपको प्राप्त होता है पी प्रकार का अर्धचालक। क्लियर हुआ? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अब क्वेश्चन को पढ़िए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ही फोड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखिए हमें पूछा था पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए सत्य कथन। ए को पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ए में है होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। पी में क्या होते हैं? होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। यहां पर देखो पी प्रकार का अर्धचालक, होल्स क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इसने कहा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। ये तो गलत बोल गया पूरा का पूरा। पी प्रकार के अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है और होल्स होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक। बी को पढ़ते हैं, बी क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, यानी पी प्रकार के में इलेक्ट्रॉन तो यहां अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पी प्रकार के में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इसने कहा बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, ये तो गलत बोल गया, कैंसिल करो इसे। सी को पढ़ते हैं, देखते हैं सी क्या कहता है। होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है, बिल्कुल। पी प्रकार के अर्धचालकों में होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और त्रिसंयोजी अशुद्धि अपमिश्रित की जाती है, यानी त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रित किया जाता है, बिल्कुल। पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो 13वें समूह की अशुद्धि यानी कि त्रिसंयोजी परमाणु मिलाया जाता है। ये सी बिल्कुल अच्छा निकला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसने ऐसा ही पूछा था, देखो क्वेश्चन में कौन सा सत्य कथन था। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे घुमा देता है, पूछता है कौन सा असत्य कथन है, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखना और अपने भाई को पूरा सपोर्ट करके क्वेश्चन को फोड़ना आपको। डी को पढ़ो। इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहते हैं। अरे ये तो बिल्कुल सही बोला इसने, पी प्रकार के में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। यहां पर हमने देखा कि पी प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, लेकिन आगे देखो, आगे इसने क्या खेल कर दिया, और पंचसंयोजी अपमिश्रित की जाती है। अरे पी प्रकार के में पंचसंयोजी नहीं, पी प्रकार के में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिश्रित की जाती है। यह भी गलत हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। कितना गजब का क्वेश्चन है। इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया है एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक किस प्रकार बनता है और बहुसंख्यक आवेश वाहक एन में कौन से होते हैं, पी में कौन से होते हैं, तो अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कई बार आपका पीएन संधि डायोड से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जस्ट हम 1 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर देते हैं। पीएन संधि डायोड को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये तो होता है पी भाग, ये क्या है? पी भाग। और पी भाग में क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा था पी में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, तो पी में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स। पी में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था पी में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये बिंदु से मैं रेड कलर के बिंदु से इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा हूं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यह है एन प्रकार का अर्धचालक। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में, एन प्रकार के अर्धचालकों में अभी हमने पढ़ा था एन प्रकार में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन प्रकार के में देखो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, तो उनमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल्स, यानी होल्स मैंने 2-3 ही बनाए हैं ताकि इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। हम अभी सीख क्या रहे हैं, तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स से और अर्धचालक युक्तियों से आपका क्वेश्चन आया है, तो हम पीएन संधि डायोड को मैं स्किप नहीं कर सकता, आपको समझाना जरूरी है। पीएन संधि डायोड को हम समझ रहे हैं। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, अब इनको क्या किया जाता है, अब इनको परमाणुीय स्तर पर जोड़ा जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को जैसे ही परमाणुीय स्तर पर जोड़ा जाता है
तो बहुसंख्यक आवेश वाहक गति करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक गति करते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक गति करते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से? तो P के होल्स गति करते हैं इधर N की तरफ, और N के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर। तो N के जो भी इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हम इसको किससे लिख देंगे? माइनस से। तो N के इलेक्ट्रॉन इधर आकर होलों में धस जाते हैं। इस प्रकार N के क्या आ गए? इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और इसी प्रकार बहुसंख्यक आवेश वाहक गति करेंगे, यानी इसके होल्स इधर जाएंगे। होल्स को सामान्यतः पॉजिटिव से लेंगे, इसीलिए यहां पर लेयर किसकी बन जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर क्या बन जाता है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर होलों में धस गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब होलों में धस गए हैं, तो अब क्या होता है? यहां पर एक दीवार बन जाती है। ये क्या बन गई है? ये लेयर बन जाती है। इस परत को कहते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में P प्रकार के और N प्रकार के अर्धचालकों को जैसे ही परमाणु स्तर पर जोड़ा जाता है, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक गति करते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक गति करने के कारण जो धारा प्रवाहित होती है, उसे कहते हैं विसरणी धारा। यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, विसरण धारा कहते हैं। और जैसे ही अवक्षय परत का निर्माण होता है, तो क्या होता है? इनके होल्स इधर N की तरफ नहीं जा सकते और N के इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आ सकते अवक्षय परत के कारण। और अवक्षय परत के कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को कहते हैं निरोधी विभव। उस विभव को कहते हैं निरोधी विभव। और इसी के कारण आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण ही क्या होता है? आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण ही अब बहुसंख्यक आवेश तो गति नहीं कर सकते, अब बल लगता है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों पर। यानी कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन से हो गए? P प्रकार के में तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और N प्रकार के में हो गए होल्स। तो अब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों पर बल लगता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है, उसे कहते हैं अपव्यय धारा। उसे क्या कहते हैं? अपव्यय धारा। धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे अपव्यय धारा का मान बढ़ता जाता है और विसरण धारा का मान घटता जाता है। धीरे धीरे अपव्यय धारा का मान बढ़ता जाता है और विसरण धारा का मान घटता जाता है। और साम्य अवस्था में क्या होता है? ये दोनों के दोनों अपव्यय धारा और विसरण धारा दोनों बराबर हो जाती है, जिससे नेट धारा का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। साम्य अवस्था में नेट धारा डायोड में कितनी हो जाती है? पीएन संधि में शून्य हो जाती है। तो देखिए, हमने कितने पार्ट को क्लियर किया है। आधा टॉपिक कवर कर लिया, पीएन संधि और P प्रकार के N प्रकार के अर्धचालकों को हमने कंप्लीट अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब देखिए, इसका आंसर तो बिल्कुल केवल C आंसर हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था कि बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N प्रकार के में, और P प्रकार के में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हमारा कौन सा करेक्ट था? सी करेक्ट था। होल्स आर मेजॉरिटी कैरीज एंड ट्रिविएंट एटम्स आर द डोपेनेंट। तो ये सी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। P प्रकार के अर्धचालक तब बनते हैं जब शुद्ध अर्धचालकों में सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम मिलाए जाते हैं। इनमें बहुत मुख्य धारावाहक होल होते हैं। P प्रकार के में मुख्य धारावाहक होल होते हैं और कम संख्या में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कैसा लगा मेरे का ये जो क्वेश्चन और टॉप सॉल्यूशन? यदि आपके भाई का ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। और मुझे विश्वास है कि यदि हर एक विद्यार्थी एक एक सब्सक्राइब करेगा ना, तो हमारे जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये केवल और केवल आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल है। यदि आप चाहो तो आप जल्द ही 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट करवा सकते हो। और मुझे याद रहेगा कि CUET वाले स्टूडेंट्स ने मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए हैं। और यदि आप ऐसा करते हो तो मैं आपको नेक्स्ट लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। और पहले ही दिन मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं जब तक लास्ट विद्यार्थी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। बस आप पूरा साथ देना, आप एक एक सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए
टॉपिक जो आया था, जो कंसेप्ट बेस स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम पैटर्न पर आधारित, ये भी मैंने कंसेप्ट बेस और स्टेटमेंट बेस पर क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो बचा हुआ चैप्टर है उसका भी इसमें निपटारा करवा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। अरे दे रखे हैं, अभी पढ़ लेंगे, देखते हैं कैसे फोड़ते हैं। आपका भाई आपके साथ है ना, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस चैनल के साथ जुड़े हो तो टॉप कंटेंट लेकर जाओगे। ए में कहा गया डायोड को उपयोग एसी वोल्टेज के दृष्टिकरण के लिए किया जाता है। बिल्कुल, डायोड है वो एसी वोल्टेज के दृष्टिकरण के लिए, यानी कि डायोड क्या करता है, दृष्टकारी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दृष्टकारी क्या करता है, दृष्टकारी है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। अब देखिए दृष्टकारी आया है तो दृष्टकारी की एक एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। दृष्टकारी क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। अब दृष्टकारी दो होते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दृष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी। एक होता है अर्ध तरंग दृष्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो अर्ध तरंग दृष्टकारी क्या करता है, एसी के आधे भाग को ही डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी के आधे भाग को ही डीसी में कन्वर्ट कर पाता है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी एसी के पूर्ण भाग को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है। क्लियर है। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क खा जाते हैं, लेकिन आप मेरे शेयर से नहीं हो तो आसानी से फोड़ दोगे। क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, एक अर्ध तरंग दृष्टकारी में निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। निवेशी आवृत्ति यानी कि इनपुट आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट आवृत्ति क्या होगी, निर्गत आवृत्ति कितनी होगी। तो निर्गत कितनी हो जाएगी, अर्ध तरंग दृष्टकारी में निर्गत उतनी होगी जितनी निवेशी है। तो जो आउटपुट जो होगा वो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होगी। इसी प्रकार आपको पूछ लेता है, एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेशी 50 हर्ट्ज है, तो निर्गत कितना हो जाएगा, तो निर्गत हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर है। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। अर्ध तरंग दृष्टकारी में यदि इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज होगा, लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टकारी में इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। क्लियर है। कैसा लग रहा है मेरा सॉल्यूशन। ये तो अभी स्टार्टिंग हुई है, एक से बढ़कर एक कंसेप्ट क्यों बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। ए तो हमारा बिल्कुल करेक्ट था। ए में तो नॉर्मल पूछा था कि डायोड का उपयोग है वो एसी वोल्टेज के दृष्टिकरण के लिए किया जाता है। बिल्कुल, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। बी है, अर्धचालकों के लिए बैंड अंतराल ऊर्जा ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो बी आपका गलत है। अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि बैंड अंतराल ऊर्जा का है वो अर्धचालकों के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं होता है। ये होता है कुचालकों के लिए, ये होता है कुचालक के लिए। लेकिन अब जब ये ऑप्शन में आया है तो क्या आपको लगता है आपका भाई इसके कंसेप्ट को छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। इससे संबंधित 3 कंसेप्ट है, तीनों के तीनों आपको सीखना है। पहला है चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी का मान कितना होता है। तो चालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों के दोनों अति व्यापित होते हैं और इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है। यह पॉइंट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए आपको। बात करें अर्धचालकों के लिए, तो अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं होता है। अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इनमें भी आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है और जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.1
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि अर्धचालकों में भी सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है? तो फिर कुचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो कुचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान Eg का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। क्लियर है? समझ में आया? आपके भाई का सॉल्यूशन कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगे ना तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे विश्वास है कि यदि इस वीडियो को अपलोड होने के पश्चात हर विद्यार्थी एक एक सब्सक्राइब करेगा ना, तब भी हम 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप यदि पूरा सपोर्ट करोगे तभी पॉसिबल है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे शेर मेरे साथ होंगे, मेरे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ होंगे, तो जल्द ही हम 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। मेरे पास रिसोर्स कम है, लेकिन कम रिसोर्स में आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं और पूरी कोशिश लास्ट विद्यार्थी के एग्जाम तक लगेगी। देखिए, सी को पढ़ते हैं, बी तो हमारा गलत था। सी को पढ़ते हैं, बाह्य अनुप्रयुक्त वोल्टेज को परिवर्तित करके संधि रोधों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सी भी कथन आपका सही है। ए सही था, सी सही है। डी को देखते हैं, बी तो गलत था। डी को देखते हैं, पीएन संधि सभी अर्धचालक युक्तियों की कुंजी है। तो डी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ए, सी और डी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ए, सी, डी दे रखा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। देखते हैं ए, सी, डी किसी में दे भी रखा है या नहीं दे रखा है। अरे वाह, ये तो चौथे ऑप्शन में दे रखा था, ए, सी, डी। क्लियर है? तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे लग रही है ये क्वेश्चन और कैसा लग रहा है आपको टॉप सॉल्यूशन? ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है और ये मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है जो स्टूडेंट्स पीडीएफ से पढ़ेंगे। और बता दूं, पीडीएफ के लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप सपोर्ट करें और मैं तुरंत के तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास के साथ ही आपको प्रोवाइड कर देता हूं। धर्माराम फिजिक्स टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर प्रोवाइड कर दिया है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके तुरंत पीडीएफ से पढ़ लेना, एक बार वीडियो देख लेना, ताकि बार बार आपको वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा और एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो पूरा देखोगे तो काफी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आपको पता चल ही गया आपका अर्धचालक युक्तियों का कितना टॉपिक क्लियर हो गया है। पहला कथन बिल्कुल सही था। डायोड का उपयोग ऐसी वोल्टेज को डीसी में बदलने के लिए दिष्टिकरण, अरे रेक्टिफायर, यही तो रेक्टिफायर के लिए किया जाता है। बी गलत था, क्योंकि अर्धचालकों के लिए बैंड अंतराल ईजी आमतौर पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक तो कुचालकों के लिए होता है मेरे भाई, कुचालकों के लिए होता है। और सी भी बिल्कुल सही था, बाहरी वोल्टेज को बदलकर संधि रोध को बदला जा सकता है, जंक्शन रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है। डी भी सही था, पीएन संधि लगभग सभी आधुनिक अर्धचालक युक्तियों का आधार है। तो ए, सी, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। जिस भी ऑप्शन में जैसे चौथे ऑप्शन में दे रखा था वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन तो आपको मैं एक एक करवा रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 10-10 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं और होंगे ही। आप जब सपोर्ट करते हो तो मेरा कर्तव्य बन जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आपको टॉप कंटेंट प्रोवाइड करूं। देखिए, ये सब कुछ पॉसिबल आपके कारण ही है। आप पूरा सपोर्ट कर रहे हो तभी मैं इतने टॉप कंटेंट प्रोवाइड कर पाता हूं। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी स्टार्ट कर देता हूं। देखिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड उसी टाइप के लिए जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला है, प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को एक साथ बांधने के लिए नाभिकीय बल से अधिक हो सकता है। अरे, नाभिकीय बल से अधिक कैसे हो सकता है मेरे भाई? देखिए, नाभिकीय बल है वो सबसे प्रबल बल होता है, शक्तिशाली बल होता है। तो नाभिकीय बल कैसा होता है? शक्तिशाली, याद रख लेना, शक्तिशाली बल होता है। नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है। इसके साथ ही लघु परास का बल होता है। कैसा बल होता है? लघु परास का प्रबल बल। ये लाइन आपने याद रख ली ना तो हर एक विद्यार्थी अच्छी तरीके से याद रख पाएगा ऐसे कंसेप्ट को। नाभिकीय बल
परबल बल होता है, लघु परास का बल होता है। इसके साथ ही ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको कैसे भूल जाएं। न्यूटन जी ने हमारे इसकी खोज की थी। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, तो ये परबल नहीं, ये होता है प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। ये होता है दुर्बल बल होता है, और ये होता है दीर्घ पराशरी बल है। ये कैसा बल होता है, दीर्घ परास का बल होता है। तो आपको दोनों के दोनों पॉइंट तो अच्छी तरीके से होना चाहिए याद, बाकी आपको क्रम याद होना ही चाहिए। स्थिर वैद्युत की बल, नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इनका क्रम आपको याद कर लेना है। मुख्य रूप से ये 2 पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं, फिर भी आप क्वेश्चन को तो उड़ा ही दोगे कि शक्तिशाली परबल बल लघु परास का बल होता है नाभिकीय बल, और गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल दीर्घ परास का बल होता है। अब ऑप्शन को फोड़ते हैं। अब तो मेरे शेर से नहीं फोड़ देंगे इस ऑप्शन को देखकर। बी को पढ़ते हैं। छोटे नाभिकों में प्रोटॉनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच नाभिकीय बल की तुलना में बहुत कम होते हैं। अरे बिल्कुल करेक्ट, नाभिकीय बल की तुलना में तो कम ही होंगे, क्योंकि नाभिकीय बल तो सबसे प्रबल बल है, बड़ा शक्तिशाली बल है। सी को पढ़ते हैं। बी तो बिल्कुल करेक्ट था। न्यूक्लियनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के बीच नाभिकीय बल है। अरे देखो यहां पर है गुरुत्वाकर्षण बल, आगे है नाभिकीय बल की तुलना में बहुत कम होता है। अरे बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो कम होता है नाभिकीय बल से, बिल्कुल करेक्ट। सी भी सही है। मैंने कहा था ना कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो दुर्बल बल है, कमजोर बल है, कम लगता है। नाभिकीय बल की तुलना में शक्तिशाली प्रबल बल है नाभिकीय बल, इसने कहा नाभिकीय बल से कम होता है, बिल्कुल करेक्ट था। सी भी सही है। डी को सीखते हैं। नाभिकों के बीच प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग नियत होती है, क्योंकि नाभिकीय बल एक दीर्घ परास का बल है। अरे अभी तो मैंने बताया था आपको कि नाभिकीय बल एक लघु परास का बल है, इसने कहा दीर्घ परास, ये गलत हो गया। दीर्घ परास का तो हमने अभी पढ़ा था, ये तो यहां बैठा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्लियर है? तो 2 ही कंसेप्ट अच्छी तरीके से याद में रख लेना मेरे दोस्त। सभी विद्यार्थी ऐसे याद रखोगे, नाभिकीय बल परबल बल होता है, लघु परास का बल होता है। परबल बल लघु परास का बल, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल, और दीर्घ परास का बल। चारों के चारों ऑप्शन किसी भी टाइप का आएगा तो आप फोड़ दोगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका हो जाएगा बी और सी करेक्ट है। बेहतरीन क्वेश्चन लगा मेरे को, तो मजा ही आ जाता है। ऐसे आप यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो ना तो मजा आ जाता है सच में, मेहनत करने में भी पूरा सपोर्ट करते हैं, सच में प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं ना, सर वेरी नाइस, अच्छी क्लास लगी हमको, और क्लास प्रोवाइड कीजिए। मजा आ जाता है इन कमेंट्स को पढ़कर, यही मोटिवेशन मिलता है। आपके कारण ही पॉसिबल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप जब सपोर्ट करते हो ना तभी सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान नहीं होने चाहिए। ये देख लिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, और जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही सीरीज में जुड़े हुए हैं वो तो देखते ही फोड़ देते होंगे क्वेश्चन को। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्रमशः 27 और A8 वाले 2 नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। इसने खुद ने दे दिया है कि द्रव्यमान संख्या A1 का मान है 27 और द्रव्यमान संख्या A2 का मान है 8। आपसे पूछा है त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्या R इक्वल टू क्या होती है, R नोड A की पावर 1/3, यानी कि त्रिज्या द्रव्यमान संख्या की 1/3 पावर के सीधे समानुपाती होता है। त्रिज्याओं का रेशियो आपसे पूछा है, R1/R2 पूछा है, तो A1/A2 की पावर हो जाएगी 1/3। अब A1 का मान कितना है, A1 होती है द्रव्यमान संख्या। कोई भाई भूल तो नहीं रहा है ना, कोई भी विद्यार्थी मेरा, हर एक श्रेणियों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। A1 का मान है 27 और A2 का मान है 8, पावर कितनी है 1/3। किसका क्यूब होता है 27, तो 3 का क्यूब 127। याद कर लो, मैंने तो 20 तक क्यूब अच्छी तरीके से याद कर रखा है। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब करोगे तो एक पावर हट जाएगी 3 बट्टा 8 को क्या लिखोगे, 8 को लिखोगे ऐसे, अरे 2 का क्यूब और ऊपर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3/2। देखिए किस ऑप्शन में R1/R2 का मान 3/2 ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो त्रिज्या तो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है, ये पॉइंट आपको
ध्यान में रखना है। घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, और आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर ही करता है। हर एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। आयतन होता है ना आयतन, अरे आयतन V बराबर 4/3 पाई, 4/3 पाई R क्यूब लिखते हो, और R त्रिज्या के स्थान पर ये लिख देते हो ना, R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, तो आपको पता चल जाता है कि आयतन है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर ही करता है। लेकिन घनत्व है, घनत्व वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर ही नहीं करता है। घनत्व तो लगभग फिक्स सा की होता है, तो ये घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर है नहीं करता है। इसका तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कैसा लगा क्वेश्चन? यदि बेहतरीन क्वेश्चन लगे ना तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो के पश्चात आपको 5 सब्सक्राइब 5 विद्यार्थी तो इसमें से जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियो ऑफ टू न्यूक्ली हैविंग एटॉमिक मास नंबर्स 27 एंड 8 रेस्पेक्टिवली विल बी। तो आपको रेडियस का अनुपात इससे पूछा है, और द्रव्यमान संख्या का मान है, एटॉमिक मास नंबर दे रखा है वो 27:8 है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका टॉप सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को टाइप करने में काफी मेहनत लग जाती है, लेकिन आप जब प्यारे कमेंट करते हो ना तो मजा आ जाता है कि सच में बच्चे मेहनती है, और मेहनती स्टूडेंट्स के लिए 24 घंटे मेहनत कर सकते हैं हम। नाभिक की त्रिज्या का सूत्र होता है R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, यानी कि त्रिज्या है वो a की 1/3 के समानुपाती है, यानी कि R1/R2 हो जाएगा A1/A2 की पावर 1/3 के। अब A1/A2 का मान डायरेक्ट दे रखा था 27:8, क्यूब करोगे तो 3:2 हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट आया तो मैं 2-2 3-3 कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तन करने के लिए डैश जोड़ा जाना चाहिए। ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो आपको इसके समांतर क्रम में कम प्रतिरोध, यानी कि समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, संट प्रतिरोध जोड़ना होगा। अब देखिए इससे संबंधित सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो 2 क्वेश्चन याद होने चाहिए। आदर्श एमीटर के लिए प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। अब देखिए ये 2 पॉइंट तो ऐसे याद होने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, तो ये जैसे ही गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है इस प्रकार जी, एमीटर में बदलना है तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बड़ा ही कम होता है। देखो आदर्श का तो 0 होता है, तो कम करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। यह पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में संट प्रतिरोध, यानी संट प्रतिरोध होता है अल्प प्रतिरोध, जोड़ा जाता है। इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना हो तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको दोनों क्वेश्चन पता होने चाहिए। पहला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? किस में बदल जाएगा? एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा लग रहा है ना सॉल्यूशन? ये देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वन शुड कनेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? ये टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हमें इसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है। इस कम मान के समांतर प्रतिरोध को संट प्रतिरोध कहा जाता है। मैंने कहा था ना, समांतर क्रम में संट प्रतिरोध जोड़ा जाता है, और संट प्रतिरोध होता है जिसका प्रतिरोध अत्यंत अल्प हो, अधिकांश धारा को अंदर से गुजार कर गैल्वेनोमीटर को सुरक्षित रखता
है। अरे गैल्वेनोमीटर बेटा बेटा करता क्या है? तो गैल्वेनोमीटर है वो धारा की उपस्थिति को बताता है। कैसा लगा ये क्वेश्चन? टॉप सॉल्यूशन लगे तो एक सब्सक्राइब अपने भाई के लिए जरूर करना है। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसके संबंधित कंसेप्ट के साथ इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए, इतना मोटिवेशन केवल और केवल आपके कारण ही पॉसिबल है। यदि आपने जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचाए ना, तो सच में मेरे आपको पूरा टॉप से टॉप कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसके लिए तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं जिससे 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, उसी को समझते हैं। देखिए, आपतित प्रकाश में फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाओगे तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाओगे तो तीव्रता बढ़ेगी। तो क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। तीव्रता बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाओगे, तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। इसके साथ ही सेकंड कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है? सेकंड कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही आप आवृत्ति बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो निरोधी विभव बढ़ता है। तो ये दोनों के दोनों कंसेप्ट है, अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आवृत्ति बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे निरोधी विभव बढ़ेगा। और यदि आपने फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते हो तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है और तीव्रता भी बढ़ती है। अब क्वेश्चन इनसे घुमा कर कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप फोड़ दोगे क्वेश्चन को। देखिए, ये जो भी पार्ट है सेकंड वाले वो ए पर निर्भर नहीं करेंगे। पूछ ले आपसे कि क्या निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर करता है? अरे बिल्कुल नहीं, ये निरोधी विभव अपनी फैमिली में रहेगा। निरोधी विभव है वो गतिज ऊर्जा, आवृत्ति इन पर निर्भर करेगा। ये इस वाले पार्ट यानी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। पूछ लेता है आवृत्ति बढ़ाओगे तो क्या तीव्रता बढ़ेगी? अरे नहीं बढ़ेगी। आवृत्ति बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की, निरोधी विभव ये बढ़ सकता है। ये वाला पार्ट इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन ने तो केवल इतने सारे पार्ट का केवल एक पार्ट पूछा था कि प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाओगे तो तीव्रता बढ़ जाएगी, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो ए में दे रखा था आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ जाएगी, ए ही करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति पर तो निर्भर ही नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाओगे तो निरोधी विभव कहां से आया? तो ये गलत हो जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया आपको, यहां पर इसका टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के अनुसार किसी धातु की सतह से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीधे तौर पर आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक तीव्रता होगी उतने ही अधिक फोटोन धातु पर गिरेंगे और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेंगे। क्लियर है? बस सकते हैं आवृत्ति देली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। ये तो आपको भी पता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होने के लिए आवृत्ति देली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसा लगा ये क्वेश्चन? यदि बेहतरीन क्वेश्चन लगे, अपने भाई की मेहनत पसंद आए ना, तो हर एक विद्यार्थी एक सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट जरूर करोगे। आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब ही मेरे को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करने के लिए। और मैं केवल ये क्वेश्चन नहीं, इन क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर कवर करवा रहा हूं। बिल्कुल मजे से सीख रहे हैं। और जो विद्यार्थी यहां तक पहुंचे ना, तो सच में उनके अंदर जोश, जुनून और जज्बा है पढ़ने का।
तभी आप इस क्लास में यहां तक पहुंच पाए हो। तो मेरे को एक एक कमेंट जरूर करना ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां तक पहुंचे क्लास को देखते हुए, क्योंकि हर कोई विद्यार्थी के अंदर इतना जुनून नहीं है कि वो पूरी क्लास को देखते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे। केवल और केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिनमें जोश, जुनून और जज्बा होगा वही एजुकेशनल वीडियो को देखते हुए 40 मिनट की क्लास को देखते हुए यहां तक पहुंचाएंगे। अब देखिए सीखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। देखिए सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा आसान बना लेते हैं इस जाल को। सबसे पहले यहाँ पर P है और यहाँ पर P है तो यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ रखा है, ये आ जाएगा Q, और यहाँ पर है R और यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ रखा है तो इसे S दे देते हैं। अब देखिए P Q R S इस प्रकार जोड़ते हैं प्रतिरोध को। P और Q के मध्य प्रतिरोध है क्या, तो P और Q के मध्य ये प्रतिरोध जोड़ रखा है तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 2 ओम के प्रतिरोध को। अब देखिए Q और R के मध्य 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ रखा है, यहाँ पर आ जाएगा 2 ओम का प्रतिरोध। क्लियर है। अब देखिए R और S के मध्य ये 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर भी 2 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। P और S के मध्य ये रहा 2 ओम का प्रतिरोध तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 ओम का प्रतिरोध। क्लियर है। अब देखिए एक प्रतिरोध बच गया जो S और Q के मध्य है, यानी कि S और Q के मध्य यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ रखा है, वो है 2 ओम का। अब देखिए ये व्हाइटस्टाइन सेतु बन रहा है, कैसे, ये 2/2 कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर ये 2/2 यानी 1:1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये P/Q बराबर R/S है। क्लियर है। तो ये बीच वाला प्रतिरोध है वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधा सीधा जुड़ता है। तो R की कितना आ जाएगा, R1 + R2 कितना आ जाएगा, 4 ओम, और ये वाले सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 ओम, तो ये भी 4 ओम आ जाएगा। अब देखिए ये तो आ गया 4 ओम और ये भी आ गया 4 ओम। अब ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, अब ये दोनों इस प्रकार जुड़ेंगे समांतर क्रम में। अब ये दोनों इस प्रकार जुड़ेंगे समांतर क्रम में, ये आ गया 4 ओम, ये 4 ओम, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आप कैसे लिख सकते हो, दोनों समान प्रतिरोध है तो R तुल्य कितना आ जाएगा, R/N, यानी 4/2 कितना आ जाएगा, 2 ओम। ये तो डायरेक्ट ट्रिक बताइए, वैसे भी आप निकाल सकते हो 1/R = 1/R1 + 1/R2, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। डायरेक्ट R/N का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 4/2 हो जाएगा 2 ओम। धारा का मान पूछा है तो V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर होता है IR। आपको धारा का मान पूछा है तो I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान कितना है, 2 वोल्ट, 2/R का मान कितना आया है, तुल्य प्रतिरोध आया 2 ओम, 2 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो धारा आ जाएगी 1 एम्पियर। जिस भी ऑप्शन में 1 एम्पियर दे रखा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में दे रखा है 1 एम्पियर, ऑप्शन कट हो गया है तो आप लिख सकते हो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 एम्पियर। ये देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। पहले व्हाइटस्टाइन सेतु को चेक कर लिया, संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब बीच वाला प्रतिरोध कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाले 2 श्रेणी क्रम में थे 4 ओम हो गया, नीचे वाले श्रेणी क्रम में थे और फिर ये दोनों समांतर क्रम में थे तो आप डायरेक्ट R1 R2/R1 + R2 भी लगा दोगे, प्रतिरोध आ जाएगा 2 ओम। धारा का मान निकालना है तो V बराबर IR से I बराबर V/R। V का मान 2 वोल्ट दे रखा था, R का मान 2 ओम, तो 1 एम्पियर हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन डैश अनुभव होगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत बल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल, या सी ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा। तो देखिए जब भी Q आवेश V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, Q आवेश V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तो लगने वाला बल क्या होता है, QVB sin थीटा। तो ये लगने वाला बल होता है। देखिए ध्यान रखना, फिर से समझ लेना, Q आवेश V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तब लगने वाला बल होता है QVB sin थीटा।
थीटा का मान कितना होगा? तो देखिए समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में प्रवेश किया जाता है, क्षेत्र की दिशा में, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, तो बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा। क्लियर है? वहीं यदि और इसका पथ पूछ ले तो जब भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा, थीटा 0 डिग्री होगा, तो पथ होगा इसका सरल रेखा, पथ होगा सरल रेखा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आया है तो दूसरा कंसेप्ट भी आपको समझना है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कोई भी बल नहीं लगेगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोई भी बल नहीं लगेगा। ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेशित है, जिसका अर्थ है कि V और B के बीच का कोण 0 डिग्री है। अब बराबर QVB साइन थीटा, थीटा 0 डिग्री लिखोगे तो बल हो जाएगा 0। क्लियर है? अब देखिए ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा था, लेकिन जब भी Q आवेश V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसे क्रॉस है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है, जब भी लंबवत प्रवेश करता है तब उसका पथ होता है वर्ताकार। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, जब भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब उसका पथ कैसा होता है? तब उसका पथ होता है वर्ताकार। अब लंबवत प्रवेश करता है तो बल कितना हो जाएगा? अब बराबर QVB साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो QVB बल लगेगा, और ये जो QVB बल है वही अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देगा, यानी कि mv²/r प्रदान कर देगा। अब इसमें आपको कई बार त्रिज्या, वेग, चुंबकीय क्षेत्र पूछ लेता है, तो इनसे आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? इसी प्रकार यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर प्रवेश करता है तब उसका पथ कैसा होता है? तब उसका पथ होता है कुंडलिनी। तब उसका पथ कैसा होता है? कुंडलिनी पथ होता है। तो सभी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। मैंने सारे के सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। कैसे लग रहा है ये टॉप सॉल्यूशन? यदि टॉप सॉल्यूशन पसंद आए तो एक सब्सक्राइब आपको जरूर ठोकना है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ओ पर दिखाया गया होगा। आपको ओ पर पूछा है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो जब भी वर्ताकार पूरी कुंडली होती तो μ0I/2r हो जाता, μ0I/2r हो जाता। लेकिन अब ये अर्धवृत्त की बात की जा रही है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि μ0I/4r हो जाएगा, μ0I/4r हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी आपको इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है और यह आपका टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। सीधे तारों के कारण दोनों सीधे तारों की अक्षीय रेखा सीधे बिंदु O से गुजरती है। बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार जब बिंदु तार की सीध में हो तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। अर्धवर्ताकार लूप के कारण एक पूरे वर्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0I/2r। अर्धवर्त के लिए इसका आधा हो जाएगा, μ0I/4r हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अब देखिए अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि मजा आ रहा है ना सेशन में तो आपको एक सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 एक और बेहतरीन क्वेश्चन में पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन, एक कण, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जाएं समान है। गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। इनमें से कौन से कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी? तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम। क्या जानते हैं भाई? फॉर्मूला कि लैम्डा बराबर H/P और P बराबर mv भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो √2m/ke। अब देखिए यहां पर इसने गतिज ऊर्जा समान दी है, इसने कहा है गतिज ऊर्जा समान है, तो जैसे ही जिस कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसका लैम्डा सबसे कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन तो हल्का कण है, द्रव्यमान कम है, तो इसका तो अधिक होगा तरंगदैर्घ्य। हमें पूछा है तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा, तो जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा तो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, इनमें से दिए गए कणों में से अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा।
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया है। एन इलेक्ट्रॉन, एन ए पार्टिकल, ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ दीज पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम एल्फा कण की हो जाएगी, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये देखिए इसका टॉप सॉल्यूशन लेमडा बराबर एच अपॉन पी, पी बराबर √2m के परसेंट में सभी कणों की गतिज ऊर्जा समान दी गई है। इस उत्तर के अनुसार जिस कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसका ही तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। और देखिए अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो सबसे अधिक है। अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है, इसीलिए इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी सबसे कम होगा। तो ये देखिए हमने कंप्लीट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। केवल 10 ही क्वेश्चन नहीं, इनके साथ आपको हर क्वेश्चन में टॉप से टॉप 4-4, 5-5 कंसेप्ट बताए गए हैं। तो आपका काफी सारा क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प कर रहा हो तो आपको भाई को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना, और जिन विद्यार्थियों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है वो एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरे को मोटिवेट करता है। और यदि आपने सपोर्ट किया तो हम जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर तक भी पहुंच जाएंगे। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।